वापस तूल पकड़ती हुई, ये अच्छी बात। तो गैप अप के साथ शुरुआत, गैप को और कंसोलिडेट करा, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई, अब लोअर लेवल से वापस रिकवरी और 14,800 के आसपास दिन के हाईज, उसी की तरफ बढ़ने की तैयारी। 14,750 के लेवल्स पर कामकाज और चौतरफा अक्रॉस मार्केट्स आप देखेंगे लोअर लेवल से हल्की हल्की रिकवरी, हल्की बाइंग। तो पुल बैक पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठे थे, इस समय तो पुल बैक वापस लग रहा है सस्टेन होता हुआ। निफ्टी क्योंकि अब इस समय 225 अंक की मजबूती के साथ 14,750 के ऊपर कर रहा है कामकाज। लेकिन मार्केट्स पे आगे जब गाबा साथ जुड़ेंगे तो और डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन फोकस इस समय के बड़े डेवलपमेंट पर। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने निवेशकों को अमेरिका के खिलाफ दांव न लगाने की सलाह दी है। बर्कशायर के शेयर होल्डर्स को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि कुछ दिक्कतों के बावजूद अमेरिका की तरक्की शानदार रही है। साथ ही उन्होंने निवेशकों से फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट से भी दूर रहने की सलाह दी है। ओरेकल ऑफ ओमाहा ने अपनी चिट्ठी में निवेशकों के लिए जो मंत्र दिए हैं उसी पर लेकर आए हैं खास सेगमेंट बफेट मेन्यू। मदद करेंगे, ये चिट्ठी को डिकोड करेंगे हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यन सर जुड़ते हुए, जो न सिर्फ भारत के बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के बहुत पैनी नजर रखते हैं, बखूबी ट्रैक करते हैं। और हर साल वॉरेन बफेट साहब एक ओपन लेटर लिखते हैं बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स के लिए। और पिछले 40 सालों से तो ये चिट्ठी जो है दुनिया भर में एक एनुअल रिचुअल के तौर पे, खासतौर पे फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए जो हमेशा इस चिट्ठी को जरूर पढ़ते हैं, ये भापने के लिए बफेट साहब कैसे देख रहे हैं एनवायरमेंट को, बफेट साहब कैसे देख रहे हैं आगे के मैक्रोस को, या फिर उनका क्या क्या रुचि होगी, उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है। और बफेट साहब इसीलिए क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट मार्की इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, इसीलिए इनका कहा सुना बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए वो एनुअल जो चिट्ठी आती है बहुत पैनी नजर रखी जाती है। सुनील सर, हर साल आप भी पढ़ते हो गए चिट्ठी को? ऑफकोर्स, बिल्कुल। क्योंकि वो उनसे क्या मिलता है ना, एक तो वो एक बड़े दिग्गज है, तो उनकी थॉट प्रोसेस जानना बहुत अच्छी चीज है। सेकंड इज वो बहुत ऑनेस्ट है, अपनी गलतियों को मानते हैं। और थर्ड थिंग कि एक लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक पिकिंग या बिजनेस पिकिंग करते हैं, उसका थॉट प्रोसेस भी शेयर करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो भी पैसा बनाता है जनरली वो अपना सीक्रेट अपने पास रखता है। मगर बुफे साहब ऐसे नहीं है, वो बताते हैं क्लियर कट कि ये लॉजिक क्या है, मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ, क्यों इसमें पैसा बना, और अगर गलती हो गई तो गलती को मान के बदलाव भी करते हैं। तो इससे बहुत सीखने के लिए एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा होता है कि ये लेटर पढ़ें और उसको समझें कि पिछले साल में क्या गलतियों की, फिर आने वाले दिन के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, ये बात सही है। गलती की इस बार भी एक बात करी है, जो $10 बिलियन की उनकी तरफ से गलती हो गई। बॉन्ड्स पे उन्होंने बात करी, उन्होंने शेयर रीपर्चेज पे बड़ा फोकस करा। सुनील सर, काफी चीजें टच अपॉन करी इस लेटर में उन्होंने, इस बार जो एनुअल लेटर आया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा? सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि अमेरिका में बैठे हुए उन्होंने कहा कि नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। तो उससे हमें यह सीख मिलती है कि इंडिया में बैठते हुए वी शुड नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने देश के अंदर, क्योंकि जानकारी हमारे देश के बारे में हमारे अलावा किसको जानकारी है। जैसे बुफे साहब को अमेरिका के बारे में जानकारी है, हमें पता है हमारे देश की जो भी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, तो उसको बैक करना बहुत बड़ा एक चीज है जो मैंने इस साल उन लेटर में उन्होंने कॉन्फिडेंटली, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर, चाइना विल ओवरटेक अमेरिका, ऐसे बातें होती है, फिर भी वो अपने पे कायम है कि अमेरिका ही लैंड है। और उतने इतना रियल एस्टेट, दे आर द लार्जेस्ट रियल एस्टेट ओनिंग जनरल कंपनी इन अमेरिका। तो बिल्कुल ठीक है, अमेरिका के अगेंस्ट में बेट नहीं करना है, ये लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट, और यही हेडलाइन बना था दुनिया भर में। ज्यादातर ये लाइन जो उन्होंने उस लेटर में मेंशन करी, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। और इसी से गलते मुझे वो गाना याद आता है जो सीएनबीसी आवाज में कई बार आपने सुना, इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। तो ठीक है, अपनी कंट्री, अपने उस इकोनॉमी पे भरोसा रखने का। लेकिन सुनील सर, आप जो मेंशन कर रहे हो बहुत कुछ दिखता है, आगे का आउटलुक इंपॉर्टेंट है, हर साल रिचुअल के तौर पे आप भी पढ़ते हो, पर इस बार क्या बहुत कुछ मिसिंग था क्या उस लेटर के बाद, जब लोगों ने सबने डिकोड करा? अब मिसिंग जब मैं कह रहा हूं
तो मैं आंकड़ों पे आऊंगा बाद में, पहले मिसिंग में उन्होंने कहा तो मार्केट कमेंट्री मिसिंग थी, क्या आउटलुक नजर आता है। हम एक इंपॉर्टेंट पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, उसमें पैंडेमिक के बारे में सिर्फ एक लाइन बताई कि वो फर्नीचर धंधे पे उन्होंने बेट करा था, वो डूब गया इस पैंडेमिक के चलते। इसके अलावा पैंडेमिक पे कुछ बात नहीं करी। उन्होंने बॉन्ड की बात छेड़ी लेकिन उसके पीछे रैशनल नहीं दिया। अच्छा, बॉन्ड की बात से मुझे याद आया सर, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि बॉन्ड होल्डर्स जो है बड़ा ब्लीक फ्यूचर एक्सपेक्ट करें। ओवर द ईयर से कमेंट्री उनकी जेनरिक रही है कि पहले क्या यील्ड मिलती थी, अभी इस समय क्या है। पर कितना वो कन्विक्शन नहीं आ रहा। क्या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे बाकी बॉन्ड्स पे बेट करना नहीं चाहिए मुझे? क्या आप क्या मानते हो? और अब इस समय रोज सुबह हम लोग बॉन्ड यील्ड की चर्चा करते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो है ही ना अपनी जगह पे। नहीं बिल्कुल, मगर आपको ये सोचना चाहिए कि वो किस एंगल से देख रहे हैं। हाँ। वो एक रिटेल इन्वेस्टर को एक रिवॉर्ड रिस्क मैनेज करके अपना वेल्थ क्रिएट करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो हाथ में पैसे रखे हुए बेट, जो रिस्की बेट लेने का तरीका बता रहे हैं। वो वॉरेन बुफे एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं है कि सो व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट नहीं। वो अपने कन्विक्शन को बैक करते हैं, तो इसलिए वो देख रहे हैं कि मेरे को अगर मैंने कुछ पैसा फिक्स इनकम में डाला तो इंटरेस्ट रेट का आउटलुक हर साल, हर 3 महीने, हर दिन में 3 दफा बदलती रहती है। मगर उनको क्या है ना कि कुछ स्टडी करके, रिसर्च करके वो ज्यादातर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, जैसे एप्पल को देखे, उन्हें खरीदा तो बस टिकते रहिए। तो उनकी जो सोच एक फंडामेंटल अप्रोच होती है। तो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एक डाइवर्सिफिकेशन में, अगर इक्विटी मार्केट डाउनटर्न में चल रही हो तो मेरे को फिक्स इनकम थोड़ा प्रोटेक्शन देगा, ये सोच से हम करते हैं। पर उनके लिए वो फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो डिविडेंड पेइंग शेयर्स पे निवेश करते हैं। एप्पल में देखिए, उनको करीबन $700 मिलियन हर साल डिविडेंड आता है। तो वो इनकम को इक्विटी के रूट डिविडेंड शेयर के थ्रू कर देते हैं, तो उनका बहुत स्मार्ट प्लानिंग होता है। पर हमारे देश में हम ऐसा डिविडेंड का प्लानिंग नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी वो डिविडेंड कंटिन्यूअस ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां उतना नहीं है। तो उनकी सोच अमेरिकन मार्केट के लिए सही है। सेकेंड, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स भी देखिए 1%, 1.5%, हमारे यहाँ पे 7%, 8% इंटरेस्ट मिलता है ना। तो फर्क होता है कि एक डेवलपिंग कंट्री में फिक्स्ड इनकम एक डिसेंट रिटर्न देने के लायक है, तो इन्फ्लेशन से बेहतर भी रियल रिटर्न दे सकती है। मगर अमेरिका में सोचिए कि 1.5% में यूएस ट्रेजरी बिल्स में निवेश किया और इन्फ्लेशन 3% हो जाती है, तो नुकसान उसके कारण होता है ना। तो रिस्क वो बहुत रिस्की होता है फिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो उनके पर्सपेक्टिव से अलग कहानी है, अदरवाइज डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा प्ले अभी भी होगा। अच्छा, जाते जाते एक और 2 चीजें और टच अपॉन करूंगा। उनके लेटर में बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ स्टॉक बायबैक एक्टिविटी को लेकर। बर्कशायर हैथवे ऑफ लेट बड़ा एग्रेसिवली बायबैक कर भी रहा है सर, ये क्या दिखाता है? और उनका इतना डिटेल्ड एप्पल के एग्जाम्पल के थ्रू पूरा समझाना उस शेयर रिपर्चेज को, क्या ये दिखा रहा है कि उनका कन्विक्शन ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बर्कशायर हैथवे इस समय अंडर प्राइस्ड है? क्योंकि बाकी एसएनपी से बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म करा है बर्कशायर हैथवे ने 2019-2020 में सर। तो क्या वो इंडिकेट कर रहे थे क्या इस तरह का अंडर वैल्यूएशन? और दूसरा, जो रिसेंट चर्न हुआ उनके पोर्टफोलियो में, शेवरॉन खरीदा एक ऑयल मेजर, वेरिजॉन खरीदा एक टेलीकॉम कंपनी, एप्पल में कुछ स्टेक हल्का करा, वो लेटर खुद ही मेंशन करता है। तो क्या ये वापस ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पे फोकस हो रहा है क्या? यस, तो दोनों बात जो आपने कही वो सही है। कि पहली चीज वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं मार्केट को, मेरी शेयर्स अंडर वैल्यूड है। तो बायबैक एक पावरफुल सिग्नल होता है कि अगर ओनर ही अपने शेयर को खरीद रहा है तो जरूर उसको कुछ दिखता है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको मार्केट को कुछ सिग्नल करना है तो शेयर बायबैक इज अ पावरफुल टूल, और वही कर रहे थे। वो मार्केट को ये खबर देना चाह रहे थे कि मेरी अंडरलाइंग पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, उसको आप सही वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं ही बाय बैक कर रहा हूं। तो वो पॉइंट भी सही था जो आप कह रहे हैं कि सिग्नलिंग कर रहे थे। सेकंड चीज, वो रियल एसेट्स, रियल इकोनॉमी पे वापस, क्योंकि उनका मानना है कि अभी अमेरिका वापस विद बाइडेन, जो कि अभी कांग्रेस का भी फुल समर्थन है बाइडेन गवर्नमेंट को, तो वापस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अमेरिका एक राइजिंग ट्रेंड पे आएगी। तो कुछ देर पहले मैंने ये भी कहा था कि वो रियल एस्टेट के भी बहुत बड़े होल्डर हैं। तो यस, उनका अभी ओल्ड इकोनॉमी पे थोड़ा वापस ध्यान जा रहा है, वो दिखता है, वो एक अंडरलाइन मैसेज। तो सुनील सर, फिर ये इन सब को पढ़ते हुए, देखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने वाले हो क्या? ये जानूंगा आपसे इस छोटे से ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बफेट मेन्यू पे हम फोकस कर रहे हैं, यानी कि वो जो वॉरेन बफेट साहब ने जो सैटरडे को चिट्ठी लिखी थी अपने शेयरधारकों को, दुनिया भर पे उसकी चर्चा हो रही है, तो हमने सोचा उस पर भी डिटेल में बातचीत करी जाए। तो सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो इस लेटर को बखूबी डिकोड कर रहे हैं आपके लिए। सुनील सर, आपने कहा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक पे वापस फोकस बढ़ रहा है, बायबैक्स के थ्रू वो कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने एप्पल के शेयर का दिया। ये ऑफ लेट आप लोग भी क्या ओल्ड इकोनॉमी पे, इंडियन मार्केट में फोकस कर रहे हो? आप कैसे मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हो सर? नहीं, वो बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए क्या हुआ है ना, ये लॉकडाउन और कोविड के कारण तो रिडक्शन आई इकोनॉमी में, और वापस जो बाउंस बैक हो रहा है, तो नेचुरली लॉकडाउन के टाइम में डिजिटल न्यू इकोनॉमी पे फोकस ज्यादा था, पर जैसे ही रिकवरी आती है और नॉर्मल लाइफ आती है, तो नेचुरली ओल्ड इकोनॉमी, और ओल्ड इकोनॉमी खास करके आप देखिए कि एक जो चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस है बजट के थ्रू, और एफडीआई का ये थ्रू, और ये पीएलआई स्कीम, ये तीनों क्या बता रही है आपको कि बहुत ढेर सारा ग्राउंड लेवल में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, फैक्ट्रीज, प्लांट्स सब क्रिएट होने वाले हैं। तो नेचुरली ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक लाइक सीमेंट, स्टील, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ये सब नेक्स्ट मल्टी बैगर्स होंगे अगले 2, 3, 4, 5 साल के टाइम फ्रेम में। तो नेचुरली फोकस भी उसके ऊपर जरूर शिफ्ट हो रहा है। वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो सीमेंट स्टॉक्स, वो मेटल स्टॉक्स, वो ऑयल एंड गैस कंपनीज, वो सरकारी कंपनीज, ये सब अब आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। आप लोग भी स्क्रीन को नोटिस करिए, ये सब दिखेगा आपको। लेकिन सुनील सर, आपको पता है वॉरेन बफेट साहब की एक और खासियत है, खाने पीने के बहुत शौकीन है, इसीलिए इमेज में वो आपको एक कैंडी खाते हुए दिखेंगे। और शैल सर जुड़े हुए हैं, और शैल सर, मैं तो आने से पहले पढ़ रहा था कि आज 90 इयर्स ऑफ एज जी, आज भी बर्गर और 5 आउंस ऑफ कोका कोला हर दिन का कंजम्पशन जी। और तभी देखिए, यही सेहत का राज है। आप खाइए हरी सब्जियां, आप पीजिए कौन कौन से वो हरे हरे जूस होते हैं जिनको मुझे नाम भी नहीं पता, मैं आपको बताऊं कोई फायदा नहीं है उन सब चीजें का। जिंदगी ये होनी चाहिए, आप दिन में कोका कोला पीजिए, शुरू करिए मैक बर्गर से, ठीक है, और आइसक्रीम खाइए। अब 90 के आसपास आप देखिए, ये आदमी ये पिछले कई दशकों से करते आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब इन्हें लग रहा है चलो 90 के हैं तो हम ये शौक अपने मन के पूरे कर लें। ये 90 के पहुंचे ही यहाँ तक इसलिए हैं। अरे सही में हर शेयर होल्डर्स मीट में, जब अब तो नहीं हो रही इस साल, लेकिन हर साल आपको कोका कोला पीते हुए, खोलते हुए बोतल, कैन से पीते हुए, बॉटल से पीते हुए हर साल दिखते थे। बिल्कुल। तो ये अपने स्टॉक प्राइसेस के, अपने पोर्टफोलियो के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर खुद हैं। ये तो इंटरेस्टिंग स्निपेट, लेकिन बातचीत चलती रहेगी। सुनील सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, हमें पूरा लेटर डिकोड कराने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, और तैयारी हो रही है कमाई के अड्डे की। ब्रेक के उस पार के बाद आपका स्वागत है। सुनील सर को तो थैंक कर दिया, लेकिन वॉरेन बफेट साहब को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ब्रेक में शैल सर से कुछ और इंटरेस्टिंग बात हो रही थी। शैल सर बता रहे थे कि पिछले 14-15 कितने साल के सर वो लेटर्स आज भी संभाल के रखे हैं, सबके प्रिंट आउट लेके एक फाइल बना रखी है शैल सर ने। तो आशीष जी, ऐसा है, लगभग 70-75 पेज का वो लेटर होता है। और आपको जब भी टाइम मिले, ट्रेन में जाते वक्त, फ्लाइट में जाते वक्त, आप कोई सा भी एक लेटर उठा लो और उसे पढ़ना शुरू करो। मैंने तो कई जगह अंडरलाइन भी कर रखा है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इनसे जाके मिलूं। अब तो देखिए ऑनलाइन होने लगी, क्या कहते हैं, इनकी जो मीट है। लेकिन 1994 में जब मैं बाजार में आया तो मेरे बॉस ने मुझे बताया कि भाई एक बंदा है वॉरेन बफे, उसको जरा तुम पढ़ो। और तब ये इंटरनेट वगैरह का जमाना नहीं था, चिट्ठियां तो ये तब भी लिखते थे, लेकिन तब मिलती नहीं थी। और तब जो इनका बर्कशायर का जो स्टॉक प्राइस था, उसकी कीमत थी लगभग $18,000। तब डॉलर 24 रुपए का था, आज डॉलर 75 रुपए का है, और इनके शेयर की कीमत है $3,54,480। यानी कि वहां से 20 गुना तो सिर्फ डॉलर प्राइस में बढ़ा है। और आप सोचिए, अगर मल्टीपल लगाएं आप 3 गुना और, क्योंकि रुपया भी बढ़ गया, तो 60 गुना आपने अगर भारतीय बाजारों में के हिसाब से लिया। और तब भी लोग कहते थे कि भाई ये बहुत ओवर प्राइस्ड आदमी है, इससे दूर रहिए। इन्हें नहीं पता, तब भी इनका पोर्टफोलियो हर क्वार्टर आता था। और कमाल की बात यह है, अब भी हर क्वार्टर आता है, और अब भी कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये महंगे हैं। तो अब तो लेना मुश्किल हो गया, एक शेयर लेने में पूरी बात। हाँ भाई, ये बात तो पक्की है कि $3,54,480 में आप एक शेयर नहीं ले सकते। लेकिन बफेट साहब बहुत आगे की देखते हैं। देखिए, अभी भी एक बेबी
बर्कशायर हाथवे आपको मिलता है $240 पर शेयर का। बेबी बर्कशायर हाथवे जी, उसमें वोटिंग राइट नहीं है। ये डीवीआर जैसा मामला? बिल्कुल, जैसे टाटा मोटर डीवीआर है, वैसे ही टाटा मोटर पेरेंट भी है, वैसे ही बर्कशायर और बर्कशायर के बेबीज हैं। तो बिल्कुल वही काम आपको $240 में मिल रहा है। अच्छा, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे भारतीय बाजारों में जो पेज इंडस्ट्रीज खरीदेंगे, एमआरएफ खरीदेंगे। 30,000 का पेयर है, पेज इंडस्ट्रीज है, और लगभग 85,000 रुपए का आपको एमआरएफ दिखेगा। लेकिन 18,000 रुपए का आपको वॉरेन बफेट साहब का एक बिल्कुल चंक मिल रहा है $240 का, जिस पे आप अमेरिका पे बेट कर सकते हैं। और कई सालों से बफेट साहब कहते हुए आ रहे हैं कि भैया आप अमेरिका को शॉर्ट मत कीजिए, भारतीय बाजारों को भी मत शॉर्ट कीजिए। अब आपके ब्रोकर से जुड़िए और उससे कहिए कि भाई मुझे बेबी बर्कशायर दिलवा दो। 18,000 रुपए का आपको बेबी बर्कशायर आज भी मिल रहा है। लेकिन आज से 50 साल बाद जब बफेट साहब ऐसे ही आइसक्रीम खाते हुए मिलेंगे तो भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बफेट साहब बहुत महंगे हैं, भाई मत खरीदो, सस्ते शेयर खरीदो। बल्कि वो इंडिकेट कर चुके हैं इस न्यूज़लेटर में दबी जवान में कि किस तरह का अंडर प्राइसिंग मेरे स्टॉक की है, क्योंकि वो बायबैक की बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत कर रहे थे। ये चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन इस चर्चा से एक और चीज निकल कर आई वीरू। अब से टाटा मोटर्स के डीवीआर को मुझे लगता है बेबी टाटा मोटर्स बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्यूट लगेगा सुनने में। लेकिन ब्रेक के उस पर कमाई करना आप लोगों के लिए।